ये कर रहे थे कि जो लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर एंड हुआ था वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर एंड हुआ था, और यहाँ पे हमने जो है एग्जांपल्स कर रहे थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, कैल्शियम एटीपेज पंप या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट पंप्स हैं जहां जो हमारे बेसिक्स जो एक्टिविटीज हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि अगर इंडिविजुअली हम इसको अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं तो बिला वजह का टाइम वेस्ट होगा, आगे एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ना है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी पढ़नी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको आगे लेके चलते हैं और इनके जो इंडिविजुअल पोर्शंस हैं वहां पे इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर जो है आप ये देखते हैं कि कपल्ड ट्रांसपोर्ट होती है, यानी देयर आर टू सोल्यूट्स मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक की जो मूवमेंट है वो डाउनहिल होती है और दूसरे की जो मूवमेंट होती है वो अपहिल होती है, यानी एक जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है और एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की लाइन में मूव कर रहा होता है। ज्यादातर जो टू सोल्यूट ट्रांसपोर्ट होती है उसमें जो सेकंड सोल्यूट होता है जो कि डाउनहिल मूवमेंट कर रहा होता है वो यूजुअली सोडियम। हमारी बॉडी में जितनी भी एग्जांपल्स हैं ज्यादातर के कंडीशंस के अंदर सोडियम जो है वो को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करा रहा होता है, और उसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन के अंदर ले लें, सोडियम ग्लूकोज का जो को ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर क्या है कि सोडियम मूव कर रहा होता है और उसके साथ अपने साथ वो ग्लूकोज को ड्रैग करके अब्जॉर्ब कराता है। बिल्कुल इसी तरह से अमाइनो एसिड्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इसी तरह से होती है, सोडियम के थ्रू होती है को ट्रांसपोर्ट। एक और एग्जांपल किडनीज में है, किडनीज के अंदर जो आपका जो ब्लश पाउडर है ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर भी कि यूजुअली जो है 60% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंप्लीट हो जाती है। उसमें जो सोडियम और जितना जो प्रोटीन जो ग्लूकोज और जितना भी प्रोटीन है जो कि थोड़ा बहुत भी ब्लड से फिल्टर होके यूरिनरी साइड पे आई है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, और वो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, यानी जितना भी अमाइनो एसिड या प्रोटीन यूरिनरी साइड पे आता है वो और जो ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट के तौर पे होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली सोडियम जो ग्रेडियंट है उसके थ्रू, सोडियम ग्रेडियंट जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इस्तेमाल करता है और उसके थ्रू ये एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इफ द सोल्यूट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दिस इज नोन एज को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल सोडियम जा रहा है और अपने साथ ग्लूकोज को ड्रैग करते हुए ले जा रहा है तो ये क्या कहलाएगी, को ट्रांसपोर्ट कहलाएगी या सिम्पोर्ट कहलाएगा। अब इसमें जो एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने रीनल थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर। अच्छा, अगर इसके ऑपोजिट ये होता है कि इफ द सोल्यूट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज द काउंटर ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज या एंटीपोड। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप कहलाता है या सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप कहलाता है, इस तरह से। तो आमतौर पे अगर आप देखें जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं उनके अंदर सोडियम का नाम जरूर मौजूद है, यानी यूजुअली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया एटलीस्ट ह्यूमन बॉडीज में जितनी एग्जांपल्स अभी तक को ट्रांसपोर्ट की मौजूद है उनमें ज्यादातर के अंदर सोडियम जो है वो सेकेंड सोल्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिए ये पिक्चर है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरह से है कि ये ल्यूमन है। अच्छा, ल्यूमन हमेशा याद रखिएगा किसी भी हॉलो ऑर्गन के अंदर की जो कैविटी होती है, से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जी हमारा पेट भर गया, पेट भर गया से क्या मुराद है कि जी स्टमक के अंदर जो कैविटी है उसको हमने फिल कर दिया और जब वो फिलिंग का एहसास होता है तो हम कहते हैं कि जी पेट भर गया। तो दैट फिलिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड दैट कैविटी इज नोन एज द ल्यूमन। कोई भी हॉलो ऑर्गन, एनाटॉमी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया होगा कि कोई भी हॉलो ऑर्गन के अंदर की जो कैविटी होती है उसको ल्यूमन कहा जाता है। जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो अगेन हॉलो ट्यूब है जिसके अंदर आपका जो फूड मटेरियल है वो मूव कर रहा होता है। तो उधर की जो कैविटी है जहाँ पे आपका फूड मटेरियल मौजूद है, जहाँ से आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करवाना है, तो वो जो जगह है वो आपका ल्यूमन कहलाता है।
ठीक है जी। ल्यूमन से कोई भी खाना या खाने की कोई भी चीज या कोई भी न्यूट्रिशनल जो 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 रिक्वायरमेंट है या जो आपकी ड्रग्स हैं या व्हाटएवर जो भी आपके पास जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और उसको एब्जॉर्ब होना है, इट गोज फ्रॉम द ल्यूमन to the brush border cells. Now these are the absorptive surface cells of the intestine या फिर proximal convoluted tubule के अंदर भी इसी तरह से होता है। ये जो आपको जो फिंगर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म, these are known as the microvilli. And these microvilli increases the surface area of the cell to about 200 times. और ये जो इतने सारे होते हैं ये कि बेसिकली देखने में जो आपको जो है टॉवल का जो सरफेस होता है वो किस तरह से उभरा हुआ होता है ना, थोड़े थोड़े धागे निकल के टॉवल बेसिकली अगर उसके धागे हटा दिए जाए तो स्ट्रेट फैब्रिक है, लेकिन चूंकि उसके अंदर धागे उभरे हुए होते हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा दबीज और मोटा मोटा सा लगता है। एग्जैक्टली जो इंटेस्टीन का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल इसी तरह का लग रहा होता है, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द ब्रश बॉर्डर. नाउ दिस ब्रश बॉर्डर increases the surface area so that whatever kind of nutritional substance is present in the lumen can be absorbed without any delay. ठीक है जी। तो यहाँ से ये जो कंटेंट है वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये इस सेल के अंदर आ जाता है जो कि आपका ब्रश बॉर्डर या एब्जॉर्प्टिव सरफेस सेल कहलाता है। यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होता है कि वहां से मूव करता है ये टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल, और वहां पे फिर अगेन एक ट्रांसपोर्ट मौजूद होती है जहां से जो भी मटेरियल जो कि यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है वो मूव करता है टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी ये सेल हो गया, सेल से यहाँ से फूड आया, सेल के अंदर एंटर हुआ, यहाँ से एंटर होने के बाद ये पीछे बाहर निकल जाएगा, और बाहर जहाँ पे ये निकलेगा यानी जो ओपन सरफेस है जहाँ पे ये निकलेगा वहां पे ब्लड मौजूद है, और यहाँ से ये जो चीज है जो भी न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी इन द ब्लड. व्हाट बेसिकली आवर रिक्वायरमेंट इज दैट whatever we are eating should go in the blood. जब तक कि आपकी न्यूट्रिशन ब्लड के अंदर एंटर नहीं होती है आपका खाने पीने का किसी भी किस्म का मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि जब तक वो जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में नहीं जाएगी आपके जो ऑर्गन्स हैं उन तक वो जो है उसकी जो क्या कहना चाहिए जो उसका जो फायदा है वो नहीं पहुंचेगा. आप खाना खाते हैं, कभी आपको एकदम से वीकनेस या कमजोरी महसूस हो रही होती है तो आपको कहा जाता है कि जी जल्दी से शरबत में चीनी डालें, नमक थोड़ा सा डालें और उसको पी लें. मकसद क्या है उसका? मकसद उसका ये है कि आप घुली हुई चीनी या जो डिसॉल्व्ड शुगर होता है बेसिकली इट्स द मोस्ट स्पीडिएस्ट रूट थ्रू व्हिच न्यूट्रिशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द ब्लड. आपको कमजोरी हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर की लेवल्स कम हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शुगर लेवल्स कम होने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट सबसे पहले जो है जो रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट है ब्रेन की उस वो फुलफिल नहीं हो पा रही, और ब्रेन जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है आपकी क्या कहते हैं ग्लूकोज की डेफिशिएंसी के नतीजे में. वो कंफ्यूजन किस तरह से नजर आती है कि जी आप सामने देख रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सामने जो भी सीन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे होते, आप कोई बात समझ नहीं, सामने से कोई बड़ा आपसे कोई बात कर रहा होता है या कोई आपका दोस्त साथी भी बात कर रहा होता है, आप उसकी बात को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, कान में बात तो जाती है, आवाज जाती है लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी. क्यों? इसलिए कि ब्रेन काम नहीं कर रहा. ब्रेन को किस चीज की जरूरत है? ग्लूकोज की जरूरत है. हमारी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेप्ट फॉर ब्रेन. ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज की फॉर्म में ही चाहिए, इवन फ्रक्टोज या गैलेक्टोज की फॉर्म में भी नहीं चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने हैं, और उसका आसान तरीन तरीका क्या है जी कि अगर अब इस वक्त आपके पास खाने का टाइम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो व्हाट यू डू इज यू ड्रिंक शुगर वाटर. किसी भी किस्म का कोई मीठा शरबत या मीठा ड्रिंक या मीठा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी लेते. अब उस किस्म की कोई भी चीज लेने के नतीजे में क्या होता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपका जो ग्लूकोज की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो एकदम से पूरी हो जाती है. ठीक है जी. as soon as the things enter your GIT और वहां से फिर ये एब्जॉर्ब होती हैं तो डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं, और जैसे ही ब्लड लेवल्स मेंटेन होते हैं शुगर के
ब्रेन को प्रॉपर ब्लड शुगर सप्लाई पहुंचनी शुरू होती है और उसके नतीजे में ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देता है। ये चीज आपने बहुत मर्तबा नोटिस की होगी, जब बहुत शदीद भूख लग रही होती है तो आप जैसे ही कोई ना कोई चीज लेते हैं, फौरन थोड़ी ही देर में जो है ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो वापस से रिटर्न हो जाती है। लॉन्ग टर्म वो नहीं होता इसका मैकेनिज्म। There is somebody whose mic is open. Kindly close that mic. Continuously disturbance हो रही है क्लास में। अच्छा जी, ये वो पिक्चर है जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने टेक्स्ट डिस्कस किया था, ये उसको जरा पिक्टोरल फॉर्म में बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आपकी जो ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो हो रही होती है। अब आप ये देख लीजिए कि डिफ्यूजन जो है वो दो तरह की है, सिंपल डिफ्यूजन है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लेकिन अब आप यहाँ देख लीजिए कि जो बिल्कुल जो आपके लिपिड लाइक सब्सटेंसेस या वाटर है वो तो सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाता है, लेकिन जो आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको होती डिफ्यूजन ही है, लेकिन उनको आना पड़ता है चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके अंदर स्पेसिफिकली कैरियर प्रोटीन्स हैं जिनके थ्रू आप की जो मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे हमने बात की कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर सिंगल सल्यूट की भी मूवमेंट हो सकती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, और नहीं तो डबल मॉलिक्यूल्स की भी मूवमेंट हो सकती है इन सेम डायरेक्शन विच इज नोन एज सिम्पोर्ट एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज नोन एज काउंटर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि बीइंग जो आप लोग जो भी काम कर रहे हैं आगे हेल्थ से रिलेटेड, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने की बारी आती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए जो बॉडी के, वैसे तो सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बफर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो दो तीन बहुत ही जरूरी किस्म के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी हमें बेइंतहा जरूरत पड़ती है और हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के ये रोजाना के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे चेक भी हो रहे होते हैं, उनमें आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है वो सोडियम। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम और उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम जैसे मैंने आपको भी सबको ही मालूम होगा कि कैल्शियम की जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है वो बेइंतहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कैल्शियम के लेवल्स जो हैं वो सेल के अंदर मेंटेन नहीं होते हैं, सेल के ऑर्गेनील्स के अंदर मेंटेन होते हैं। और दूसरी चीज ये कि बाकी के जो लेवल्स हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर भी इसकी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मिकदार होती है, बाकी की जितना भी जो अमाउंट होता है वो आपका स्टोर्ड रहता है बोन के अंदर। whenever you are your body requirement is of calcium, that bone mobilizes that calcium from its tissue और वहां से फिर वो सर्कुलेशन में आता है और फिर सर्कुलेशन में आके जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। लेवल्स आप देख सकते हैं बहुत कम है कैल्शियम के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में 2.4 मिलीकूलन पर लीटर, जबकि इंट्रा सेल्यूलरली 0.0001 मिलीकूलन पर लीटर, यानी ना होने के बराबर। अब मसला क्या है कि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा है। आप किसी भी किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लें कि किसी भी किस्म की अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कोई सेल्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है जी, कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होनी है, अगर तो कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो उस सूरत में कैल्शियम का वहां होना जरूरी है। अगर कैल्शियम वहां मौजूद नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम, वो ये है कि वो मूवमेंट कराता है, हर किस्म की मूवमेंट कराता है। लाइक आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आपके जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, या आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बगैर थके पूरी लाइफ, जब से आपने पहली सांस ली है और उस वक्त तक जब तक आप आखिरी सांस लेंगे उस वक्त तक वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। किस तरह से करेगा कि उसको मुस्तकिल कैल्शियम की जरूरत रहती है और उस कैल्शियम के नतीजे में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी सेल्स के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो भी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है कि कैल्शियम किधर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनील्स के अंदर होता है। अभी जब हम आगे ऑर्गेनील्स करेंगे तो फिर मैं आपको इसके हवाले से डिटेल डिस्कस करूंगी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आता है सोडियम और पोटेशियम। ये एक दूसरे के ऑपोजिट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बहुत जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक मिनट के लिए मैं पॉज कर रही हूँ, ठीक है, और म्यूट कर रही हूँ माइक को। अच्छा जी, तो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम दो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में। सोडियम हमेशा सेल के बाहर रहता है और पोटेशियम हमेशा सेल के अंदर रहता है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए कि जी 142 मिलीकूलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल ऑफ सोडियम। पोटेशियम का 4 मिलीकूलेंट पर लीटर का जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अब इंट्रासेल्यूलरली बिल्कुल इसको ऑपोजिट चला जाता है कि सोडियम जो है वो 10 मिलीकूलेंट पर लीटर पे रहता है और पोटेशियम जो है 140 मिलीकूलेंट पर लीटर पे रहता है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जिस टाइम पे हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे उस टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक होगा। अगर ये आपको चीजें याद रहती हैं तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। ज्यादातर चीजों की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल वैल्यूज जिन चीजों की मुझे चाहिए कि आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज यहाँ पे आप मार्क कर लो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड PO2, PCO2 एंड पीएच। ये 4-5 चीजें हैं जिनके वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ये आपसे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इनके जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर वैल्यूज की जो कंपैरिजन है वो आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन से, दोबारा बता देती हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, PO2, PCO2 एंड पीएच। ये पिक्चर आपको ऑब्वियसली ये जो वीडियो में अपलोड करूंगी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा ये गाइडन में भी मौजूद है, इसमें जितनी भी पिक्चर्स मैंने लगाई हैं वो सारी गाइडन में मौजूद है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने गाइडन से पढ़ना है तो यू कैन वेरी वेल कोऑर्डिनेट विद द बुक एज वेल। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो है वो गेटेड जो आपके जो सेल्स हैं, जो चैनल प्रोटीन्स हैं, ये उनके हवाले से एक थोड़ा सा फंक्शन है कि जो मूवमेंट होती है ऑफ द आइज अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो किस तरह से हो रही होती है बेसिकली। यहाँ पे ये देखिए कि ये चैनल प्रोटीन्स हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन्स नहीं है, चैनल प्रोटीन्स है। यहाँ पे गेट है जो कि क्लोज है। अब जब तक गेट क्लोज रहेगा यहाँ से किसी भी किस्म का कोई जो आयन है वो पास नहीं हो सकेगा। एज सून एज द गेट ओपन्स, जिस डायरेक्शन में मूव करना है आयन को वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। अभी जैसे पिछली पिक्चर में हम देख कर आए हैं कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ज्यादा होता है और इंट्रासेल्यूलरली कम होता है, चूंकि ये डिफ्यूजन है और सिंपल डिफ्यूजन है अक्रॉस द चैनल प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट कहाँ होगी, in the line of concentration gradient, that is the solute will be moving from the higher concentration towards the lower concentration. चैनल जब खुलेगा तो सोडियम चूंकि बाहर ज्यादा है, 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की जो वैल्यू है, जो अभी मैंने आपसे कहा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जो नॉर्मल जो 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की वैल्यू है वो किधर है, आउटसाइड द सेल है। और अंदर जो सेल के अंदर जो है वो सोडियम के लेवल्स क्या है, 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। व्हेनेवर द चैनल विल ओपन, सोडियम विल बी मूविंग आउटसाइड और इनसाइड, एनीबॉडी? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड मूव करेगा मैम सोडियम। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जब पोटेशियम की बात करते हैं, अभी अभी आप लोगों ने जो पिछली पिक्चर है उसके अंदर आपने देखा कि पोटेशियम जो है वो इंट्रासेल्यूलरली 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जबकि बाहर की तरफ उसकी जो 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 वैल्यूज हैं वो कितनी है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
ऑब्वियस ही बात है, जब गेट खुलेगा तो पोटेशियम कहाँ मूव करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी जो सिंपल डिफ्यूजन है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किधर बना हुआ है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बना हुआ है। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि पोटेशियम का मूवमेंट किस साइड पे होगा, आउटसाइड द सेल। ये इतना इतना आगे ये चीजें रिपीट होने वाली हैं, बार बार आने वाली हैं कि आपके ध्यान में रखना है आपको कि ये सोडियम और पोटेशियम के हवाले से तो आपको ये बात रट्टी भी होनी चाहिए कि जब भी सिंपल डिफ्यूजन का प्रोटीन ओपन होगा, सोडियम ने अंदर आना है, पोटेशियम ने बाहर जाना है, हर सूरत में, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जो दूसरी चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करता है, वो इस चीज को ध्यान में रखने के बाद ही आपको याद, तो ये याद रखना कि जो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है, सोडियम मूव्स इनसाइड द सेल whenever the channels open and potassium moves outside the cell whenever channels open. अच्छा जी, गेटिंग मैकेनिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जब हम अभी जैसे हमने चैनल प्रोटीन्स की बात की, तो गेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द चैनल प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से है, दो तरीकों से होता है, एक वोल्टेज गेटिंग है और दूसरी केमिकल लाइगेंड गेटिंग है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे सारी जिंदगी आपने इसी की बेस के ऊपर सारा काम करना है, इसी गेटिंग मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो तमाम थेरेप्यूटिक मेजर्स एक्शन दे रहे होते हैं, तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। वोल्टेज गेटिंग जो है, अगर आप इसको पढ़ें, अच्छा जी आपके पास 10 मिनट्स रह गए हैं, अगले 3 मिनट के अंदर जो है हम आपका जो वो है क्या कहते हैं सेशन एंड करके, और ये फिर ऑटोमेटिकली दोबारा से रिज्यूम करेगा, तो मतलब ऑफलाइन मत होइएगा आप, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वोल्टेज गेटिंग जो है, इट्स द इंस्टेंस के मॉलिक्यूलर कॉन्फर्मेशन ऑफ द गेट और अ केमिकल बॉन्ड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो ये जो एक चीज नजर आ रही है ना आपको, माइनस का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हेनेवर दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रेजेंट near the membrane is on its resting phase. ये कहीं पे लिख लो ये बात कि whenever there is electronegativity near the membrane is in its resting phase, and whenever membrane has to act, it has to become electropositive. ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब आएगी तो उस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नतीजे में जो रास्ते में जब मेम्ब्रेन के ऊपर पूरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मूव करेगी, तो रास्ते पे जितने भी चैनल प्रोटीन्स होंगे उनके सबके गेट्स खुल जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट इज वोल्टेज गेटिंग इज। ठीक है, तो वो जो गेट्स खुलेंगे, अब उसमें जो भी प्रोटीन चैनल होगा, जिस भी आयन का चैनल होगा, वो आयन मूव करेगा। से फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि जी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मूव हुई, पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर से मूव करके गई है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम चैनल्स मौजूद थे उस पूरे लाइन में। ठीक है जी, जब सोडियम चैनल के ऊपर जब वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मूव करेगा, तो सोडियम गेट्स खुलने के नतीजे में सोडियम का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। सेम मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा आगे जाके पोटेशियम चैनल मौजूद है, जब पोटेशियम चैनल का गेट ओपन होगा तो पोटेशियम हैज द टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड द सेल। सो क्या होगा कि गेट ओपन होगा और उसके नतीजे में पोटेशियम मूव करेगा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल। क्लियर है जी। आगे थोड़ा सा आगे जाए तो जी कैल्शियम के चैनल्स भी मौजूद है, और यही जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या जो ग्रेडियंट मूव कर रहा है, इसके नतीजे में जब वो ग्रेडियंट केमिकल ग्रेडियंट कैल्शियम चैनल को जाके लगेगा, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि कैल्शियम विल बी मूविंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लीजिए। बस आपने अभी वो जो चैनल वाली बात बताई वो जरा दोबारा रिपीट कर दें। बेटा कौन सी बात है, कौन से चैनल की बात है? जिसमें आपने कहा जो इन एंड आउट होगा मेम्ब्रेनस में। अच्छा देखो, फिर इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि आपको एक अदद शेयर करवाते हैं एक और पेज की, उस पर फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। एक सेकेंड रुक जाए।
ये पेंट का डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है आपके पास? यस मैम, हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिए, ये एक अदद सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में जैसे मैंने कहा कि एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल का है आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है जी। इनसाइड ऑफ द सेल हैज द नेचुरल टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव and outside of the cell has the natural tendency to be electro positive. क्लियर है ये बात? यहां तक कोई चीज कंफ्यूज तो नहीं कर रही? इसके बाद नो फिर हम मैम। आते हैं, अच्छा अब यहाँ पे इसी जगह पर आपके पास आ जाएगा चैनल प्रोटीन, ठीक है। एक चैनल प्रोटीन ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जैसे अभी मैंने बोला कि एक जो है वो आप रख लें कि एक जो है वो सोडियम है, दूसरा पोटेशियम चैनल है और तीसरा कैल्शियम का चैनल है, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ कि किसी जगह से एक्शन पोटेंशियल चला और उसके नतीजे में एक पोटेंशियल की वेव जो है वो मूव करेगी, ठीक है जी, अक्रॉस द न्यूरॉन। जब ये पोटेंशियल की वेव मूव करेगी तो वो मूव करने के बाद सेल के सरफेस पर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी द सेल मेम्ब्रेन विल फॉर दैट टाइम बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है जी। नॉर्मल टेंडेंसी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी, लेकिन जब पोटेंशियल मूव किया थ्रू द मेम्ब्रेन तो फॉर दैट टाइम बीइंग स्लाइटेस्ट मोमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज चेंज्ड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब ये जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में चेंज होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ऑफ द आयंस दैट टेक्स प्लेस बाय ओपनिंग ऑफ द चैनल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मूव कर रही है, तो जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो जैसे हमने बात की कि सोडियम नॉर्मली 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सेल के बाहर होता है और अंदर कितना होता है? 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है जी। अब इन दोनों के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट किधर होगी सोडियम की चैनल के ओपन होने पे? फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। क्लियर है ये बात? यस मैम। बिल्कुल इसी तरह से जब यही एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा और साथ में सोडियम की जगह पोटेशियम चैनल मौजूद होगा तो पोटेशियम के जो वैल्यूज हैं वो आपको मालूम है कि आउटसाइड ऑफ द सेल 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और इनसाइड द सेल 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है जी। सो नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आके इस चैनल को मतलब टच करेगी तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? चैनल ओपन होने के नतीजे में नेचुरल टेंडेंसी क्या है? पोटेशियम विल बी मूविंग आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड। क्लियर है ये बात? ठीक है। फिर इसी तरह से जब हम पोटेशियम की वो कैल्शियम की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि जी 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो पोटेशियम के लेवल्स हैं इन द आउटसाइड और यहाँ पे 0.0001 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो वैल्यूज है कैल्शियम की इनसाइड द सेल। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आएगी तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? कैल्शियम चैनल के ओपन होने के नतीजे में मूवमेंट कहाँ होगी? फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इनसाइड। टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। अच्छा, अब एग्जैक्टली यही चीज जब किसी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से होती है कि यहाँ पे एक अदद केमिकल कंपाउंड आके अटैच हो और उसके बाद ये चैनल खुले तो फिर ये क्या हो जाएगा? लाइगेंड गेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइटिंग। अब बात डिफरेंस समझ लें। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चेंज के नतीजे में जब चैनल खुल रहा है तो वो क्या कहला रहा है भाई? क्या कहला रहा है?
कोई तो बोलो। वोल्टेज गेटिंग। एग्जैक्टली, वोल्टेज गेटिंग कहला रही है। ठीक है जी। और अगर उसके मुकाबले में कोई केमिकल सब्सटेंस आके बाइंड करता है और उसके नतीजे में गेटिंग होती है तो वो क्या कहलाएगी? लाइगेंड गेटिंग। लाइगेंड गेटिंग। ठीक है जी। तो वोल्टेज, अब आपके पास दो तरह की गेटिंग हो गई।